चैप्टर्स 889, 890, 891, 892। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 889 फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ अस बैटलफील्ड किलर मूव। फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ के अंदर फैंग युआन एक के बाद एक अपनी विजडम पाथ टेक्निक्स यूज कर रहा था और लगातार हिसाब किताब लगा रहा था। फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ यूलू ब्लेस्ड लैंड के अंदर मौजूद डाउ मार्क्स से बनाया गया था। यह टेम्पररी डाउ मार्क्स नहीं थे, जिसकी वजह से इससे डील करना बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो गया था। शार्ट डेमन और बाकी लोग इस बैटलफील्ड किलर मूव को जबरदस्ती तोड़ नहीं सकते थे। अगर उन्होंने इससे डिस्ट्रॉय किया तो वो यूलू ब्लेस्ड लैंड के अंदर के डाउ मार्क्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे यूलू ब्लेस्ड लैंड को ऐसा नुकसान होगा जिससे ठीक नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कीन बाइशेंग ने इमॉर्टल गू हाउस रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन का एक हिस्सा छीन लिया था, जिसकी वजह से लंग या ब्लेस्ड लैंड ने बड़ी तादाद में डाउ मार्क्स खो दिए थे। ये एक बहुत बड़ा घाटा था। शार्ट डेमन और बाकी लोग यूलू ब्लेस्ड लैंड पर उसकी इनहेरिटेंस और रिसोर्सेज के लिए अटैक कर रहे थे। ऊपर से एक बैटलफील्ड किलर मूव को हिंसा से डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पावरफुल ऑफेंसिव इमॉर्टल किलर मूव की जरूरत थी, जिसका मतलब था कि उन्हें बहुत बड़ी क्वांटिटी में इमॉर्टल एसेंस खर्च करना पड़ेगा। फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर शार्ट डेमन और बाकियों के पास इस बैटलफील्ड किलर मूव फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ को ठीक से सुझाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शुक्र है ये यूलू ब्लेस्ड लैंड ओनरलेस था और ये भी नहीं पता था कि यहाँ कोई लैंड स्पिरिट है या नहीं। फैंग युआन के आसपास बहुत सारे गू इमॉर्टल गार्ड्स थी, जिन्होंने उससे इस एनवायरनमेंट को रिसर्च और डिसाइफर करने के लिए काफी आज़ादी दे रखी थी। फैंग युआन ने अपनी ऊँगली हल्की सी बैंड की और उसकी ऊँगों की पुतलियों से सितारों की रोशनी निकलने लगी। इस वक्त उसके दिमाग में अनगिनत स्टार थॉट्स इधर उधर घूम रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे जब वो तेजी से डिड्यूस कर रहा था। फैंग युआन अब फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ को डिड्यूस करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। पहली बात तो ये कि इतने हाई क्वालिटी बैटलफील्ड किलर मूव को डिड्यूस करने से फैंग युआन को बहुत सारा नया नॉलेज और इंस्पिरेशन मिल सकता था। भले ही फैंग युआन को कोई ऐसा बैटलफील्ड किलर मूव ना मिल पाए जो उससे सूट करे, लेकिन इस नॉलेज और इंस्पिरेशन के साथ उसके पास अपना खुद का बैटलफील्ड किलर मूव क्रिएट करने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बन जाएगा। दूसरी बात, ईस्टर्न सी में एंटर करने के बाद फैंग युआन का प्लान ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस के हेडक्वार्टर्स में एंटर करने का था। ये पहली बार था जब वो शार्ट डेमन से मिल रहा था, उससे अपनी कीमत दिखानी थी ताकि शार्ट डेमन उससे बहुत इंपॉर्टेंट समझे और उससे ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस के हेडक्वार्टर्स में रिकमेंड करने में मदद करे। जैसे जैसे वो तेजी से डिड्यूस कर रहा था, वक्त भी तेजी से गुजर रहा था। टाइम बस खत्म होने वाला है, फ्रीजिंग रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी, स्नो मॉन्स्टर्स बनेंगे और हम पर अटैक करेंगे। सर जिंग शियांगजी को और कितना वक्त चाहिए? शार्ट डेमन के साथ आए एक गू इमॉर्टल ने बेचैनी से पूछा। उसका नाम बोदान था, ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस का एक गू इमॉर्टल मेंबर। वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि एक जिंदा इंसान था। लेकिन उसके हालात बहुत खराब थे और ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करने के बाद उसकी कोई खास इज्जत नहीं थी। क्योंकि उसके पास थोड़ी बहुत विजडम पाथ अटेनमेंट थी, इसलिए शार्क डेमन उससे यूलू ब्लेस्ड लैंड में ले आया था इस इन्वेजन में शामिल होने के लिए। फैंग युआन के आने से पहले बोडान इस ग्रुप का इकलौता सूडो विजडम पाथ गू इमॉर्टल था। जिंग शियांगजी के आने से उसके स्टेटस और फायदों को खतरा महसूस हो रहा था। अगर फैंग युआन ने सक्सेसफुली डिड्यूस कर लिया तो क्या इससे ये साबित नहीं हो जाएगा कि बोदान बेकार है? ये देखकर कि फैंग युआन कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा, बोदान से और बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने हल्के से फैंग युआन पर प्रेशर डाला। बाकी गू इमॉर्टल्स भी फैंग युआन के परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रहे थे। बोदान ने वही सवाल पूछा जो उनके मन में था। फैंग युआन हल्के से हंसा, उसने अपना चेहरा बचाने की कोशिश नहीं की, उसने सीधे सीधे कहा, मुझे शर्म आ रही है। यह बैटलफील्ड किलर मूव बहुत हाई प्रोफाउंड है, इतनी देर से डिड्यूस करने के बाद मुझे बस थोड़ी सी हाई प्रोग्रेस मिली है। यह बैटलफील्ड किलर मूव फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ सच में रैंक 8 के महान एक्सपर्ट फेरी यूलू के काम के लायक था। फैंग युआन ने बदल बदल कर बहुत सी विजडम पाथ टेक्निक्स यूज की, लेकिन उससे कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बहुत बड़ी दीवार का सामना कर रहा हो, उससे ये तक नहीं समझ आ रहा था कि शुरू कहां से करे। अच्छा, ऐसी बात है, सु बाइमन ने निराश होकर आ भरी। फैंग युआन ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं आगे डिड्यूस करता रहूंगा। शार्ट डेमन ने सर हिलाया, उसने कहा, जिंग शियांगजी, तुम आगे बढ़ो और अपने डिडक्शंस करो, हम तुम्हारे लिए इस अटैक को रोक लेंगे। उसी वक्त
शार्क डेमन अपने मन में कुछ और सोच रहा था। जिंग शियांगजी को ताइबाई यूनशेंग ने बहुत रेकमेंड किया था, लेकिन अब लगता है कि वो उतना कमाल का नहीं है जितना बताया गया था। साई, पिछली बार बैटलफील्ड किलर मूव ने पहले ही मुझसे एक बहुत बड़ी कीमत वसूली थी जब मैंने ज़ॉम्बी अलायंस में एक विजडम पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी से मदद मांगी थी। मैं पहले हाईयूलू ब्लेस्ड लैंड में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं, मुझे अब थोड़ा कंट्रोल करना होगा। अगर यह जिंग शियांगजी सच में इस बैटलफील्ड किलर मूव को सुलझा सका तो ये सबसे बेस्ट आउटकम होगा। लेकिन अब बाकी गू इमॉर्टल्स फैंग युआन को बहुत कम उम्मीदों से देख रहे थे। वो डान साइड में खड़ा देख रहा था। वो मन ही मन हंसा। पिछले बैटलफील्ड किलर मूव्स में मैं कम से कम पीछे छुपे गू वॉर्म्स को ढूंढ पा रहा था, लेकिन इस बार मुझे कोई क्लू तक नहीं मिला। मैं बहुत क्यूरियस हूं कि तुम ब्रेक थ्रू कैसे ढूंढोगे। जैसा सोचा था, कुछ ही पाल बाद इस बैटलफील्ड के ऊपर आसमान में फ्रीजिंग रेन की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ये बारिश की बूंदें छोटी छोटी बर्फ की सुई की तरह थी। इससे बारिश कहने से ज्यादा ये बर्फ की सुइयों का गिरना था जो हवा को छेड़ती हुई फैंग युआन और बाकियों की तरफ आ रही थी। गू इमॉर्टल्स ने अपनी डिफेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। बोदान के पास इमॉर्टल गू नहीं था, उससे शार्क डेमन के डिफेंसिव इमॉर्टल किलर मूव से प्रोटेक्ट किया जा रहा था। फैंग युआन भी शार्क डेमन के शील्ड में था। अनगिनत बर्फ की सुइयां नीचे गिरी, लेकिन उन्हें लाइट बैरियर ने रोक दिया क्योंकि सुइयां बहुत तेजी से मूव कर रही थी। उनकी वजह से लाइट बैरियर पर चिंगारियां उठने लगी। फैंग युआन ने मन में सोचा, स्टार क्लाउड ग्राइंडस्टोन का इस्तेमाल किया और उसके अंदर चला गया। वो अपनी सेफ्टी दूसरों के हाथों में नहीं छोड़ने वाला था। फैंग युआन के डिफेंसिव इमॉर्टल किलर मूव को देखकर बाकी गू इमॉर्टल्स की निगाहें चमक उठी, उनका एटीट्यूड थोड़ा बदल गया। फैंग युआन एक इमॉर्टल किलर मूव यूज कर सकता था, उसके पास जरूर एक इमॉर्टल गू था। ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में एक इमॉर्टल गू वाले गू इमॉर्टल को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हर गू इमॉर्टल के पास इमॉर्टल गू नहीं होता था। असल में ZYA डिटार रैंक 6 गू इमॉर्टल्स सिर्फ मोर्टल किलर मूव्स हाई यूज कर पाते थे। वो बहुत मुश्किल के बाद भी एक इमॉर्टल गू हासिल नहीं कर पाते थे। बारिश की तेजी बढ़ गई, जैसे बर्फ की सुइयां धीरे धीरे मजबूत बर्फ के तीरों में बदलने लगी। बर्फ के तीर स्पेस को चीरते हुए निकल रहे थे, जिससे कान फाड़ने वाली तेज आवाजें आ रही थी। गू इमॉर्टल्स ने मिलकर डिफेंड किया, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश डिफेंस पर लगा दी। वो मन ही मन अपने इमॉर्टल एसेंस के खर्च का हिसाब भी लगा रहे थे। ये बैटलफील्ड एक नए अटैक के बाद थोड़ा बदल गया है। एक छोटा सा फ्ला सामने आया है और मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। ए फ्लैट पहले जैसा नहीं है जब मुझे कोई क्लू हाई नहीं मिल रहा था। फैंग युआन का दिल जोर से धड़का, उससे एक खुशी का एहसास हुआ। वो तेजी से मूव हुआ, पहले से 3 गुना ज्यादा तेजी से। मॉर्टल किलर मूव्स यूज करने के साथ साथ उसने विजडम पाथ मॉर्टल गू भी यूज किए। यह किलर मूव्स और मॉर्टल गू हवा से टकराए, जिससे धूल उठने लगा, जोर जोर से धमाके हुए या फिर हरे रंग का एसिड छिड़का। फैंग युआन ने हर तरह के तरीके इस्तेमाल किए इस फ्ला को टेस्ट करने के लिए, लेकिन इसका असर कुछ खास नहीं था। बर्फ के तीरों वाली बारिश अब एक बर्फ के टुकड़ों के तूफान में बदल चुकी थी। गू इमॉर्टल्स का इमॉर्टल एसेंस का खर्च तेजी से बढ़ गया। रॉ! एक जोरदार आवाज के साथ एक विशाल स्नो मॉन्स्टर सबकी नजरों को भर देने वाली बर्फ की बारिश से निकल कर आया। स्नो मॉन्स्टर्स स्नोमैन के शिकार होते थे। स्नो मॉन्स्टर्स का मांस और खून खाकर स्नोमैन ज्यादा तेजी से अपनी आबादी बढ़ा सकते थे और यहां तक कि उनकी उम्र भी बढ़ जाती थी। एक 30 फीट लंबा स्नो मॉन्स्टर एक रैंक 3 गू मास्टर से लड़ सकता था। 40 फीट लंबा रैंक 4 गू मास्टर की ताकत रखता था और 50 फीट लंबा रैंक 5 गू मास्टर की डरावनी ताकत रखता था। लेकिन अभी जो स्नो मॉन्स्टर था वो लगभग 7 फीट लंबा था। ये एक डेसोलेट बीस्ट लेवल का स्नो मॉन्स्टर था, इससे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उन्हें मारने की कोशिश मत करना, भले ही यह स्नो मॉन्स्टर्स लड़ाई में मर जाएं, वो फिर से जिंदा हो जाएंगे, ये बहुत जिद्दी होते हैं। सु बाईमन ने जल्दी से याद दिलाया। फैंग युआन का दिल कांप उठा। बिना रुके जिंदा होने वाले स्नो मॉन्स्टर्स? हम उनसे ऐसे कैसे लड़ेंगे? ताई बाई यून शेंग के चेहरे का रंग भी बदल गया। चिंता मत करो, जब वक्त पूरा हो जाएगा यह स्नो मॉन्स्टर्स अपने आप गायब हो जाएंगे। वो अगली बार फ्रीजिंग रेन आने पर ही फिर से दिखेंगे, शार्क डेमन ने समझाया। शार्क डेमन के बाईं तरफ एक गू इमॉर्टल ने चिंता भरी आवाज में आ भरी। इस फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ बैटलफील्ड किलर मूव में पहले से हाई रिइनकार्नेशन बैटलफील्ड की झलक मिल रही है। फेरी यूलू पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल की शिष्य थी, हो सकता है उन्हें रिइनकार्नेशन और रीबर्थ के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो। ग्रर!
एक के बाद एक स्नो मॉन्स्टर्स प्रकट होने लगे। उन्होंने शार्क डेमन और बाकियों के लिए खुद को डिफेंड करना बहुत मुश्किल बना दिया था। स्नो मॉन्स्टर्स के अटैक्स बहुत पावरफुल थे और उनकी मोबिलिटी में भी कोई कमी नहीं थी। गू इमोर्टल्स उनका सीधा सामना नहीं करना चाहते थे। वो लगातार अटैक करते रहे, इमोर्टल किलर मूव्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते स्नो मॉन्स्टर्स को भटका रहे थे, उनकी स्पीड धीमी कर रहे थे और उन्हें पास आने से रोक रहे थे। फैंग युआन की खुशी बढ़ गई। जब स्नो मॉन्स्टर्स प्रकट हुए, उसने पाया कि इस बैटलफील्ड किलर मूव में और भी फ्लॉज थे। उम्मीद है, फैंग युआन ने खुद को हिम्मत दी। उससे विजडम पाथ इनहेरिटेंस माइल अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था। उसकी विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल ऑर्डिनरी लेवल पर थी। भले ही उसने बिना आराम किए या सुस्ती दिखाए कड़ी मेहनत की थी, अटेनमेंट लेवल्स को वक्त के साथ जमा करना पड़ता है। फैंग युआन को हाफ बेक्ड यूजर कहना भी उसकी बहुत बड़ी तारीफ होगी। वो विजडम पाथ का एक न्यूबी जैसा था, लेकिन अब यह विजडम पाथ न्यूबी इस किलर मूव फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ को सुझाने की कोशिश कर रहा था। अर्थ की एनालॉजी से कहें तो ये एक एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट से सीनियर हाई स्कूल का मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करवाने जैसा था। फैंग युआन ने असफला को पकड़ लिया जो उससे मिला था। उसके हाथ तेजी से और तेजी से चलने लगे। आखिरकार अपने डिडक्शंस के नीचे उसने एक गू वर्म ढूंढ लिया। ये एक मोर्टल गू था, जिसे अनागिनत मॉर्टल गू और इमोर्टल गू के साथ मिलाकर बैटलफील्ड किलर मूव फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ बनाया गया था। जाओ, फैंग युआन ने सोचा और एक स्टार स्नेक रोप बाहर निकली, इस मॉर्टल गू के चारों तरफ तेजी से लिपट गई। लेकिन जब फैंग युआन इस मॉर्टल गू को रिसर्च के लिए वापस खींचने वाला था, तो इस मॉर्टल गू ने खुद को फोड़ लिया। स्टार स्नेक रोप अपने टारगेट से चूक गई। वो सिर्फ फैंग युआन के पास वापस लौट सकती थी। ऐसी हरकतों ने बाकी गू इमोर्टल्स का ध्यान खींचा। क्योंकि ये मॉर्टल गू डिस्ट्रॉय हो गया था, फ्रीजिंग रेन काफी कमजोर हो गई थी। उसने सच में एक फ्लॉ ढूंढ लिया। बोडान शॉक था। उसने एक बार अटैक के दौरान फ्लॉज ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ था। बोडान का विजडम पाथ इनहेरिटेंस बहुत अधूरा था, वो लो क्वालिटी का था और उसके पास लिमिटेड मेथड्स थे। इसके अलावा फैंग युआन का इनहेरिटेंस बहुत हाई शानदार था, उसकी शुरुआत भी कमाल की थी। उसने बहुत सारे पावरफुल विजडम पाथ गू इमोर्टल्स को जन्म दिया था और उसका आखिरी ओनर नॉर्दर्न प्लेन्स का नंबर 1 विजडम पाथ गू इमोर्टल डोंग फैंग चांग फैन था। फैंग युआन की काबिलियत के साथ भी वो फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ में एक फ्लॉ ढूंढ सकता था। इससे पता चलता है कि यह इनहेरिटेंस सच में कितना कमाल का था। गुड, शार्क डेमन ने तारीफ की। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उनके ऊपर का तूफान 3 गुना ज्यादा भयानक हो गया। स्विश स्विश स्विश, बारिश एक तूफान की तरह बरसने लगी। बर्फ के टुकड़े न्यूकीले थे और उन्होंने गू इमोर्टल्स पर बहुत प्रेशर डाला जो अटैक के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। जिंग शियांगजी, तुमने आखिर किया क्या है? बोडान ने इस बड़े मौके का फायदा उठाया और उससे डांटा। फैंग युआन का दिल भी उछाल गया। वो जानता था कि उसने जल्दबाजी कर दी। भले ही उसने एक गू वर्म ढूंढ लिया था जो बैटलफील्ड किलर मूव बना रहा था, उससे मर्जी से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था, वरना इससे और भी मजबूत रेजिस्टेंस और अटैक का सामना करना पड़ता। लेकिन जल्द ही फैंग युआन फिर से खुश हो गया। इस मॉर्टल गू के डिस्ट्रॉय होने के बाद बैटलफील्ड किलर मूव फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ में 2 और फ्लॉज आ गए थे। इस तरह बैटलफील्ड किलर मूव को सुझाने की उम्मीद और बढ़ गई थी। चैप्टर 890 फ्रेमिंग जल्द हाई। अपने दिमाग में स्टार थॉट्स का इस्तेमाल करके डिडक्शंस करते हुए फैंग युआन ने कुछ और गू वॉर्म्स की लोकेशन ढूंढ ली। उनकी लोकेशंस को ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेटिव मेथड से नहीं ढूंढा जा सकता था। 1, 2, 3, 4, टोटल 4 स्पॉट्स। वहां गू वॉर्म्स छुपे हैं, लेकिन वो सब मोर्टल गू हैं। वो सच में बहुत अच्छी तरह छुपे हैं। मेरे स्टार पाथ इन्वेस्टिगेटिव इमोर्टल किलर मूव से भी मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया। अपने पिछले एक्सपीरियंस के साथ फैंग युआन ने इमोर्टल गू को फिर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की। वो अपनी जगह से हिला नहीं, ऑब्जर्व और डिड्यूस करता रहा। इतने करीब। जल्द ही उसने मन ही मन आ भरी, एक खतरे की जगह ढूंढते हुए। उस जगह पर छिपा हुआ मॉर्टल गू बैटलफील्ड किलर मूव का एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट हिस्सा बना रहा था। अपने शुरुआती अनुमान में फैंग युआन ने पाया कि इस गू को मारकर वो फ्रीजिंग रेन और स्नो मॉन्स्टर्स की पावर को 50 से 7% तक कम कर सकता है। लेकिन आगे और डिडक्शंस के बाद फैंग युआन को नई जानकारी मिली। अगर उसने सच में इस गू को खत्म कर दिया तो उससे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। भले हाई करंट अटैक कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगला अटैक और भी जल्दी होगा और उसकी पावर 3 गुना ज्यादा होगी।
करंट अटैक्स पहले से हाई शार्क डेमन और बाकियों के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहे थे। फ्रीजिंग रेन जारी रही, इसने काफी इमॉर्टल एसेंस खर्च कर दिया था। इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को एक बड़ा सिरदर्द महसूस हो रहा था। 7 फीट लंबे स्नो मॉन्स्टर्स एक के बाद एक आ रहे थे। गू इमॉर्टल्स लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अगर अटैक 3 गुना मजबूत हो गया तो एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट लेवल के स्नो मॉन्स्टर्स भी आ सकते हैं। फैंग युआन मन हाई मन शॉक था। इस बैटलफील्ड किलर मूव को सुझाने का रिस्क बहुत ज्यादा था। अगर उसने एक पाल के लिए भी अपना कंसंट्रेशन खोया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और ये सिर्फ मॉर्टल गू के खिलाफ था, वो मॉर्टल गू जो आउटर लेयर बना रहे थे। अगर वो अंदर की लेयर के गू वॉर्म्स से डील कर रहा होता, अगर फैंग युआन के मेथड्स गलत होते तो उससे और भी भयानक बैकलैश का सामना करना पड़ता। फैंग युआन फ्लॉस को नजरअंदाज करके दूसरे एरियाज की जांच करता रहा। वक्त तेजी से गुजरा, लेकिन फैंग युआन ने कोई प्रोग्रेस नहीं की। ये चौथी वेव है साई, हमें और कितनी देर बर्दाश्त करना पड़ेगा? एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने आ भरते हुए कहा। इस इन्वेजन में शामिल होने के बाद से उसने जितना इमॉर्टल एसेंस खर्च किया था उससे नुकसान महसूस हो रहा था। इस करंट सिचुएशन में हम कितना भी इमॉर्टल एसेंस यूज कर ले, अगर कोई रिजल्ट हाई ना दिखे तो इसका क्या फायदा? बो दान ने उकसाया। शार्क डेमन और बाकी सब फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे थे। उनका ध्यान फैंग युआन की तरफ चला गया। ये पहली बार था जब वो जिंग शियांगजी से माइल्ड। उन्हें नहीं पता था कि फैंग युआन के पास विजडम पथ में कितनी काबिलियत है। बो दान पहले से ही बेकार साबित हो चुका था। अब बैटलफील्ड किलर मूव को डिसमेंटल करने का सारा बोझ इस अजनबी के हाथों में आ गया था। क्या वो यूएस पर भरोसा कर सकते थे या नहीं? लॉर्ड जिंग शियांगजी, शुरू से ही आप इसकी जांच के लिए मोर्टल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, भले ही हालात अभी क्रिटिकल नहीं हैं, लेकिन सिचुएशन पहले से ही मुश्किल है। आप इमॉर्टल लेवल विजडम पाथ टेक्निक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? चिंता मत कीजिए, रूल्स के मुताबिक आप जितना इमॉर्टल एसेंस कंज्यूम करेंगे वो आपको बाद में कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। आपको खर्च के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बो दान ने फिर कहा। फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए। इस बो दान की नीयत खराब थी, उसने बार बार फूट डालने की कोशिश की थी। फैंग युआन एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी होने की परेशानियों से अच्छी तरह वाकिफ था। इमॉर्टल एसेंस हासिल करना मुश्किल था, वो अपने सप्लाई की बहुत कदर करता था। लेकिन अब नुकसान बहुत हो रहा था, लेकिन प्रोग्रेस कम थी। भले हाई शार्क डेमन चुप रहा और सुबाइमैन शांत रही, वो बाकी इमॉर्टल ज़ॉम्बीज की फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा सकता था। फैंग युआन समझ सकता था कि बोदान उससे क्यों टारगेट कर रहा था, लेकिन समझना एक बात थी, उसकी उकसाने वाली हरकतें फैंग युआन की पीठ में चुरा घोंपने जैसी थी। तुरंत फैंग युआन ने बोदान को गहरी नजर से देखा और मूविंग पर्सपेक्टिव का गू को मैनिपुलेट किया, ताई बाई यून शेंग को मैसेज भेजते हुए। ताई बाई यून शेंग ने उसके साथ कोऑपरेट किया और बोला, बोदान, तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? लॉर्ड शार्क डेमन ने पहले ही कह दिया है, हम अटैक्स की इस वेव को झेलेंगे और जिंग शियांगजी के लिए वक्त निकलेंगे। फ्लैट, जब हम इस वेव के आधे रास्ते में ही हैं, तुम पहले ही भागना चाहते हो? या तुम्हें लगता है कि तुमने पहले ही बहुत बड़ा योगदान दे दिया है? बोदान का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने एक ऐसे शख्स के टोन में कहा जिस पर गलत इल्जाम लगाया गया हो, मैं ऐसी हिम्मत क्यों करूंगा, लॉर्ड ताई बाई यून शेंग, आपने मुझे गलत समझा। वो अच्छी तरह जानता था कि ताई बाई यून शेंग शार्क डेमन का हॉट फेवरेट था। हर कोई जानता था कि शार्क डेमन का ताई बाई यून शेंग के प्रति कितना गर्मजोशी वाला रवैया था। इसके अलावा ताई बाई यून शेंग के पास एक अनोखा अनमोल इमॉर्टल गू था, जो एक कमाल का हीलिंग मेथड था। उससे नाराज नहीं किया जा सकता था। ठीक है, झगड़ा बैंड करो। शार्क डेमन ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की और फैंग युआन की तरफ देखा। हम पहली 3 वेव से गुजर चुके हैं, हम इस चौथी वेव को भी झेल सकते हैं। फैंग युआन ने शार्क डेमन की निगाहों को महसूस किया और उसका दिल डूब गया। लगता था कि शार्क डेमन और बाकियों को यूएस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो ऐसा कैसे होने दे सकता था? फैंग युआन फर्स्ट इंप्रेशन की अहमियत को जानता था। वो शार्क डेमन की रिकमेंडेशन से ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करना चाहता था। अगर वो अपनी पहली कोशिश में ही फेल हो गया तो शार्क डेमन का उसके बारे में बुरा इंप्रेशन आगे चीजें मुश्किल बना देगा। भले ही वो बाद में अपनी कीमत साबित कर दे, लेकिन असर अभी से बहुत कम होगा। इसके अलावा अगर वो अभी सफल हो गया तो भले ही वो फ्यूचर में फेल हो, शार्क डेमन की नज़र में ये आम बात होगी। आखिरकार कौन कभी फेल नहीं होता? शार्क डेमन के टोन के हिसाब से लगता है वो 5वीं वेव के लिए नहीं रुकेगा। आखिरकार एक ब्लेस्ड लैंड पर अटैक करने में कॉस्ट का इशू इंपॉर्टेंट होता है।
भूल जाओ, फैंग युआन ने मन ही मन सोचा। उसने अपना मन बना लिया। उसने अचानक वार किया, पहले वाले गू वर्म पर अटैक करते हुए। एक हल्की सी आवाज के साथ एक गू वर्म टूट गया। एक और गू वर्म। हाँ हाँ, ताई बाई युशेंग ने कोऑपरेट करते हुए जोर से हंसा। शार्क डेमन और बाकियों के एक्सप्रेशंस खुशी में बदल गए, उनका मराल थोड़ा बढ़ गया। बो दान चुप रहा। फैंग युआन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ताई बाई युनशेंग ने उससे नहीं छोड़ा। अब क्या कहते हो, बो दान? इससे फर्क नहीं पड़ता कि टेक्निक मॉर्टल लेवल की है या इमॉर्टल लेवल की, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि वो काम करे। बो दान ने सर हिलाया, एक मुस्कान दिखाते हुए। लॉर्ड ताई बाई युनशेंग सही कह रहे हैं, ले पहले जल्दबाजी कर गया था। वो पीछे हटने का मतलब समझता था। उसने जवाब नहीं दिया, उसने हार मान ली थी। जाहिर है, उसके जैसे लोगों से डील करना बहुत मुश्किल था जो दिल में ग्रज रखते थे। ताई बाई युनशेंग ने आगे कहा, बाकी सब शायद नहीं जानते, लेकिन मैं भाईजिंग शियांगजी को काफी टाइम से जानता हूं। मुझे पता है कि उनकी विजडम पाथ टेक्निक्स कितनी कमाल की हैं। ताई बाई युनशेंग की हरकतें ऐसी थी जैसे एक दोस्त अपने अच्छे दोस्त के लिए बोल रहा हो। इस वक्त फैंग युआन ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने बहुत बड़ी तरक्की कर ली हो। उसने आगे कहा, ही, आखिरकार मैंने एक इंपॉर्टेंट एरिया को गिरा ही दिया। इस डिस्कवरी के साथ मुझे अब इस बैटलफील्ड किलर मूव को सुझाने में ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सच में? सुबाइमन की एक चमक उठी, उसने उसकी बातों पर कुछ हद तक यकीन कर लिया। लेकिन जल्द ही सच्चाई खुद सामने आ गई। एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी चिल्लाया, जल्दी देखो, फ्रीजिंग रेन कमजोर हो गई है, बहुत से डेसोलेट बीस्ट स्नो मॉन्स्टर्स अपने आप टूट रहे हैं। सब इमॉर्टल्स खुश हो गए। फैंग युआन की तरफ उनका देखने का नजरिया काफी बदल गया। उन्होंने ताई बाई युनशेंग की बातों को बस सुन लिया था, लेकिन खुद देखने और महसूस करने के बाद इमॉर्टल्स का एटीट्यूड एकदम बदल गया। शायद ये जिंग शियांगजी सच में बैटलफील्ड किलर मूव को सुलझा सकता है। पहले बोदान कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही ये आया, इसने डुगू डिस्ट्रॉय कर दिया और बैटलफील्ड किलर मूव की पावर को आधा कर दिया। लगता है उसकी विजडम पाथ अटेनमेंट बोदान से कहीं ज्यादा है। मानना पड़ेगा, इस नॉर्दर्न प्लेन्स के बार्बेरियन में काफी स्किल है। सबके दिलों में उम्मीद जाग गई। बोदान के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वो बहुत उदास और अंधेरे में था। फैंग युआन जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उतना ही उसकी नाकामी सामने आ रही थी। बोदान बहुत असंतुष्ट था। उसने अपनी विजडम पाथ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और बैटलफील्ड को ऑब्जर्व किया। जैसे ही उसने ऑब्जर्व किया, उसका दिल कांप उठा, उससे बेहद खुशी महसूस हुई। पता चला कि फैंग युआन के डू मॉर्टल गू डिस्ट्रॉय करने के बाद, और इतने लंबे वक्त के बाद, बोदान के स्किल से, वो भी डू फ्लोर्स ढूंढ सकता था। उसने चुपके से डिड्यूस किया, ये उसकी चालाकी थी। वो तब तक कुछ नहीं करना चाहता था जब तक उसके पास ठोस रिजल्ट्स ना हो। वो एक काउंटर अटैक के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। फैंग युआन ने अपनी नजर बोदान पर से हटा ली। उसने फिर से बैटलफील्ड किलर मूव की तरफ देखा। असमॉर्टल गू को डिस्ट्रॉय करने के बाद ऐसा लगा जैसे एक पर्दा उठ गया हो। फ्रीजिंग रेन, फ्रोजन अर्थ, बैटलफील्ड किलर मूव में 6 से 7 फ्लॉज सामने आ गए। लेकिन फैंग युआन बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो बहुत उदास महसूस कर रहा था। इन 6 से 7 फ्लॉज को पाने की कीमत बहुत ज्यादा थी। फिलहाल के लिए शार्क डेमन और बाकी सब अंधेरे में थे, लेकिन जब अटैक की अगली वेव आएगी, तब उन्हें दर्द महसूस होगा। फैंग युआन डिड्यूस करता रहा। उसने 10,000 से ज्यादा स्टार थॉट्स यूज कर लिए थे। बैटलफील्ड का ऑफेंस कमजोर हो गया। शार्क डेमन और बाकियों ने राहत की सांस ली। डिफेंड करने का प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब जब वो चौथी वेव के अटैक से लगभग गुजर चुके थे, उन्हें काफी कम प्रेशर महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी सतर्कता कम नहीं की। फैंग युआन की प्रोग्रेस अच्छी थी, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। उसने अपनी पहले वाली जांच पड़ताल वाली मेथड्स तक उस नहीं की। वो हवा में बैठा रहा और अपनी एन बैंड कर ली। दूसरों को यह इंप्रेशन दे रहा था कि वो पूरी कोशिश से डिड्यूस कर रहा है। असल में वो सोच रहा था, यह बैटलफील्ड किलर मूव ब्लेस्ड लैंड को डिफेंड करने के लिए उस होता है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि बैटलफील्ड किलर मूव एक टेम्पररी वर्ल्ड बनाता है। ये एक सूडो ब्लेस्ड लैंड है। यहाँ सभी मोर्टल गू और मोर्टल किलर मूव्स यूज किए जा सकते हैं, अन पर एक ब्लेस्ड लैंड की तरह पाबंदी नहीं होती। लेकिन कुल मिलाकर फायदे नुकसान से ज्यादा हैं। यह बैटलफील्ड किलर मूव्स हमलावरों की स्पीड को धीमा कर सकते हैं। अब तक शार्क डेमन और बाकियों ने यूलू ब्लेस्ड लैंड का असली चेहरा तक नहीं देखा है। भले ही वो मॉर्टल किलर मूव्स यूज कर सकते हों, इन्वेडिंग गू इमॉर्टल्स को फिर भी बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च करना पड़ता है।
क्योंकि एक बार ये बैटलफील्ड किलर मूव एक्टिवेट हो जाए तो इसकी पावर गू इमॉर्टल्स को खुद को डिफेंड करने या आगे बढ़कर इमॉर्टल मेथड से अटैक करने पर मजबूर करती है। अगर मेन यूलू ब्लेस्ड लैंड में कुछ बैटलफील्ड किलर मूव्स हासिल कर लूं और अपने खुद के ब्लेस्ड लैंड के डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके बैटलफील्ड किलर मूव्स की कई लेयर्स बना लूं तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। जब मैं स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड को रिलोकेट करूंगा तो मेन इस मेथड का इस्तेमाल करके डिफेंस की लेयर्स बना सकता हूं। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड भी इसका फायदा उठा सकता है। अगर किसी दिन हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर अटैक हो गया तो यह डिफेंसिव बैटलफील्ड किलर मूव्स मुझे अंदर के रिसोर्सेज को रिलोकेट करने के लिए वक्त दिलाने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें फैंग युआन के डिडक्शंस में खलल डालने से डर लग रहा था, शार्क डेमन और बाकी सब चुप रहे। फैंग युआन के पहले के परफॉर्मेंस की वजह से उनमें अब थोड़ा सब्र आ गया था। जो वो नहीं जानते थे वो ये था कि फैंग युआन असल में डिड्यूस करने के बजाय कुछ और चीजों के बारे में सोच रहा था। इस जगह सबसे ज्यादा बेचैन इंसान फैंग युआन नहीं था, ताई बाई यून शेंग जो फैंग युआन के लिए चिंतित था, या शार्क डेमन भी नहीं, बल्कि बो दान था। बो दान बेचैन था। वो जिंग शियांगजी से दबने के लिए तैयार नहीं था, पहले क्योंकि कोई फ्लॉ नहीं था तो ठीक था, वो लाचार था। फ्लैट जब उससे कुछ फ्लॉज मिल गए थे तो उम्मीद थी, उसने डिडक्शंस करने की पूरी कोशिश की। वक्त गुजरता रहा लेकिन फैंग युआन ने कुछ नहीं किया। इसके बजाय बोदान ने एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां मॉर्टल गू छुपे थे। अगर वो इस मॉर्टल गू से छुटकारा पा लेता तो नुकसान कम होता और बैटलफील्ड किलर मूव को तोड़ने में प्रोग्रेस होती। बोदान में कुछ काबिलियत तो थी, अगर ऐसा ना होता तो शार्क डेमन उससे यूलू ब्लेस्ड लैंड पर अटैक करने के लिए नहीं लाता। यह डिस्कवरी होने पर बोदान बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, बोदान तुम सच में कमाल हो। वो काफी आत्मनिर्भर था, उसने अभी तक वार नहीं किया था, इसके बजाय वो फैंग युआन को ऑब्जर्व कर रहा था। फैंग युआन अभी भी अपनी एयर बैंड किए हुए था, उसने कोई हरकत नहीं की। बोदान इंतजार करते करते अपना धीरज खो बैठा, उसकी यही इधर उधर घूम रही थी। वो इंतजार करना चाहता था कि जब फैंग युआन लाचार हो जाए तब वो वार करे, फैंग युआन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारे। लेकिन जल्द ही उसने सोचा, क्या होगा अगर जिंग शियांगजी ने भी ये फ्लोर ढूंढ लिया तो मैं क्या करूंगा। इसलिए उसने एक्ट करने का फैसला किया। लॉर्ड शार्क डेमन, मैंने प्रोग्रेस की है, देखिए। बोदान अचानक बोला। उसने ये कहते हुए अपने हाथ हिलाए, छुपे हुए मॉर्टल गू को डिस्ट्रॉय कर दिया। शार्क डेमन ने उसकी तरफ सर हिलाया। बोदान आखिरकार ज़ॉम्बी अलायंस का मेंबर था। जिंग शियांगजी जैसे बाहरी आदमी के मुकाबले शार्क डेमन बोदान की तरक्की देखकर ज्यादा खुश होता। सुबाई मन हल्के से मुस्कुराई, अन दोनों की मदद से हम जल्द हाई बैटलफील्ड किलर मूव को तोड़ देंगे। लेकिन इस वक्त फैंग युआन ने अपनी रील खोली। उसका एक्सप्रेशन बहुत खराब हो गया। ओ नो, क्या हुआ? टाई बाई यूशेंग ने कोऑपरेटिवली पूछा। फैंग युआन ने कहा, इस मॉर्टल गू को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये एक ट्रैप की तरह है। इससे डिस्ट्रॉय करने के बाद बैटलफील्ड की ऑफेंसिव पावर बढ़ जाएगी। फैंग युआन ने अपनी छाती पीटी और पैर पटके। उसने गुस्से और पछतावे का एक्सप्रेशन दिखाया, जैसे वो अस्पैल बहुत परेशान हो। चैप्टर 891 डिस्टॉर्टिंग द ट्रूथ। क्या? सभी इमॉर्टल ज़ॉम्बीज ने फैंग युआन की बात सुनी और शॉक हो गए। तुम बकवास। बोदान को एक गहरा अपमान महसूस हुआ और वो गुस्से से फैट पड़ा। शार्क डेमन ने अड़ी सिकोड़ी। उसने बोदान और फैंग युआन की तरफ देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। ये सब क्या हो रहा है? बोदान गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। उसने कहा, लॉर्ड शार्क डेमन, मैं अपनी सालों की रेपुटेशन की गारंटी देने को तैयार हूं। मेरे अभी के एक्शन में कोई इशू नहीं है। यह जिंग शियांगजी देखने में भले ही एक जेंटलमैन लगे। बोदान ने फैंग युआन की तरफ इशारा किया, लेकिन ये एक छोटी सोच का बदमाश है जो दूसरों की काबिलियत से जलता है। इसने जरूर मेरा बेहतर परफॉर्मेंस देख लिया होगा और मुझे बदनाम करने का फैसला किया है। लॉर्ड शार्क डेमन और बाकी सब, प्लीज सच्चाई देखिए। मैं भाई जिंग शियांग की काबिलियत के बारे में सबसे ज्यादा जानता हूं। मेरी नजर में बदमाश तुम हो। ताई बाई यून शेंग बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने तुरंत जवाब दिया, तुम सब चुप हो जाओ। ये देखकर कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है, शार्क डेमन चिल्लाया। वो फैंग युआन की तरफ मुड़ा। जिंग शियांगजी, तुम्हारा क्या कहना है? फैंग युआन कड़वाई से मुस्कुराया, मुझे कुछ नहीं कहना। ये एटीट्यूड देखकर सुबाइमन ने अपनी भुएं उठाई। लेकिन फैंग युआन ने आगे कहा, लेकिन मेरा एक सवाल है, सिर बोदान के लिए। फैंग युआन गुस्से में नहीं था, उसके अंदर एक जेंटलमैन जैसा व्यवहार था। जब बोदान के पागलपन और गुस्से भरे स्टेट से कंपेयर किया
तो एक साफ फर्क दिख रहा था। बोदान ने फैंग युआन का अंदाज देखा और उससे और भी जलन और नफरत महसूस हुई। उसने नाक से आवाज निकाली, तुम्हारा क्या सवाल है? फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया। उसने बोदान को घूरते हुए उससे उकसाने की कोशिश की, अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो क्या तुम सच्चाई का जवाब देने की हिम्मत करोगे? बोदान ने अपने दांत पीसे। वो जानता था कि यह फैंग युआन का ट्रैप है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने जबरदस्ती अपने गले से शब्द निकाले, आगे बढ़ो और पूछो। फैंग युआन ने आह भरी। मैं लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहता, फिर भी लोग आकर मुझसे परेशानी ढूंढते हैं वाला लुक दिया। उसने कहा, मैं तुमसे पूछूंगा, इस फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ बैटलफील्ड किलर मूव में अभी कितने छुपे हुए गू वॉर्म्स हैं? शार्क डेमन और बाकियों ने बोदान को गौर से देखा। बोदान का दिल उछाल गया। उसने अपना मुंह खोला और बोलना चाहा, लेकिन वो सिर्फ अपनी जीभ बाहर निकालकर अपने होठों पर फेर पाया। फैंग युआन का सवाल एक खंजर की तरह सीधे बोदान के दिल में घुस गया था। बोदान ने सिर्फ एक ऐसी जगह ढूंढी थी जहां छुपे हुए गू वॉर्म्स दी। डिड्यूस करने के बाद उससे पता चला कि कोई इशू नहीं है और उसने गू वर्म को डिस्ट्रॉय करने का एक्शन लिया। ए फ्लैट जब ये गू वर्म हटा दिया गया था तो जरूर नए फ्लॉस बनेंगे जो पहले वहां नहीं थे। लेकिन अगर बोदान और छुपे हुए गू वॉर्म्स की लोकेशन डिड्यूस करना चाहता तो उससे वक्त लगता। बोदान ने झूठ बोलने का सोचा, लेकिन अगले हाईपैल उसने इस बेवकूफ़ी वाले आइडिया को नकार दिया, क्योंकि इससे वेरीफाई करना बहुत आसान था। अगर वो कहता कि एक एरिया में छुपे हुए गू वॉर्म्स हैं, तो उससे कहा जा सकता था कि वो सिंपली अस पर अटैक करके सबको दिखाए। कहने से ज्यादा करना मायने रखता है। बोदान चुप हो गया। उसने अनजाने में अपनी मुठ्ठियां भींची, लेकिन जल्द ही वो समझ गया कि वो झूठ नहीं बोल सकता। उसने जोर से जवाब दिया, अगर तुम मुझसे मदद मांगना चाहते हो तो मैं तुम्हें सैटिस्फाई करूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं डिड्यूस करने के बाद तुम्हें सलाह दूंगा। गू इमॉर्टल्स सभी के पास अपनी चालाकी थी। ये शब्द सुनने के बाद वो चेहरे पर तो शांत बने रहे, लेकिन मन ही मन अपना सर हिला रहे थे। बोदान की दयनीय स्थिति सबके दिमाग में छाप गई थी। यह गू इमॉर्टल्स ऑफ कोर्स बेवकूफ नहीं थे। वो समझ गए कि बोदान ने बिना कॉन्फिडेंस के बात की। जिंग शियांगजी ने बस एक सवाल से बोदान को एक्सपोज कर दिया था। ताई बाईयून शेंग ने बोदान को कुछ दया से देखा। उसने मन ही मन आ भरी, बस अपनी इतनी सी काबिलियत के साथ तुम फैंग युआन से कम्पीट करना चाहते हो? फैंग युआन जानता था कि बोदान ऐसा ही जवाब देगा। वो जोर से हंसा। सिर बोदान ने जरूर सिर्फ एक फ्लैट डिड्यूस किया होगा, लेकिन ये छिपा हुआ गू वर्म सिर्फ एक ट्रैप है। अगर तुम अपना डिडक्शन जारी रखते और थोड़ा और सब्र रखते तो तुम्हें और फ्लॉस और छुपे हुए गू वॉर्म्स मिल जाते। इस तरह शायद तुम समझ पाते कि तुम्हारे एक्शंस कितने जल्दबाजी वाले थे। ओह! बोदान के होठ फड़के। उसने एक जवाब सोच लिया था। उसने फैंग युआन को परेशान करने की कोशिश की, तो सबको बताओ कि मेरे एक्शंस कितने अनुचित थे। मैंने कैसे और परेशानी खड़ी कर दी? ये फ्ला किस तरह का ट्रैप था? हाँ, तुम्हें ठीक से जवाब देना चाहिए। लेडी सू बाय मन के पास लिए डिटेक्शन मेथड है। यह फ्ला नेचुरली एक ट्रैप नहीं था। फैंग युआन उससे जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन फैंग युआन ने अपना जवाब भी तैयार कर रखा था। वो हंसा, मेरा विजडम पाथ इनहेरिटेंस यूनिक है, मैं उससे यहां कैसे लीक कर सकता हूं? बोदान, तुमने अच्छी साजिश रची। तुम चुपके से मेरी विजडम पाथ टेक्निक्स सीखना चाहते हो? बिल्कुल बकवास। बोदान गुस्से से आग बबूला हो गया। बोदान ने बदतमीजी से बात की, लेकिन फैंग युआन नाखुश नहीं हुआ। उसने शार्क डेमन को देखा। शार्क डेमन गहराई से सोच रहा था। वो एक दर्शक था, फैंग युआन और बोदान को बहस करते हुए देख रहा था। फैंग युआन समझ गया कि शार्क डेमन अभी भी इस एक झलक से बोदान की तरफ बायस था। ये कोई अजीब बात नहीं थी। शार्क डेमन और बोदान ज़ॉम्बी अलायंस के मेंबर्स थे। उन्होंने कई बार साथ काम किया था और काफी वक्त साथ गुजारा था। जैसा कि कहते हैं, एक नया जान पहचान वाला दोस्तों में फूट नहीं डाल सकता। ये पहली बार था जब फैंग युआन शार्क डेमन से मिला था। वो एक अजनबी था। बोदान और शार्क डेमन का रिश्ता कहीं ज्यादा गहरा था। फैंग युआन हंसा। उसका एक्सप्रेशन बदल गया जब उसने बोदान को नफरत से देखा। उसने बेपरवाही से कहा, बेवकूफ जोकर, मैं आज तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। गौर से देखो। ऐसा कहकर फैंग युआन की उंगलियां तलवारों की तरह चली, हवा में लकीरें खींचती हुई। उसकी उंगलियों से सितारों की रोशनी निकली। वो हवा में रुक गई, कुछ उसके पास तो कुछ उससे दूर। यहां, यहां, यहां और इन सभी दूसरी जगहों पर छुपे हुए मॉर्टल गू हैं। अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो तुम खुद उन पर अटैक करके देख सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट को गू वर्म डिस्ट्रॉय करने के लिए फायर पाथ अटैक की जरूरत है। इस पॉइंट को एक्सपोज करने के लिए आइस पाथ टेक्निक की जरूरत है, फिर लाइटनिंग का इस्तेमाल करके गू वर्म को डिस्ट्रॉय करना होगा। और इस पॉइंट के लिए अगर तुम मॉर्टल गू को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें अगली वेव तक इंतजार करना होगा उससे डिस्ट्रॉय करने के लिए। फैंग युआन ने तेजी से बोला जबकि सितारों की रोशनी के कण हवा में तैर रहे थे। उनकी संख्या 8 या 9 थी। गू इमॉर्टल्स सभी होशियार द फैंग युआन ने उन्हें छुपे हुए गू वॉर्म्स की लोकेशंस और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के तरीके डिटेल में बताए। वो साफ तौर पर उनके ट्राई करने से नहीं डर रहा था। इतने तगड़े कॉन्फिडेंस ने उन्हें बिना किसी शक के यूएस पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। बो दान ने अपनी ईड़ फाड़ कर देखा, उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कैसे गलत साबित करे। वो उत्तेजित हो गया, वो एक्शन लेना चाहता था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बातें सच हैं या नहीं। रुको, फैंग युआन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बो दान को रोकते हुए। बो दान अब इससे पीछे नहीं हट सकता था। ये सुनकर उसने बहुत ज्यादा हैरानी और खुशी दिखाई। उसने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। क्यों, जिंग शियांगजी, डर गए क्या? फैंग युआन ने आह भरी, बो दान को एक नजर देखा। वो एक ऐसे बड़े आदमी की तरह था जो एक शरारती बच्चे को देख रहा हो। बो दान गुस्से से उछालने ही वाला था। फैंग युआन बोला, यहां सच में छुपे हुए गू वॉर्म्स हैं। मुझे किसी के जांचने से डर नहीं लगता, लेकिन इन एरियाज को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने पहले किया। यह ट्रैप्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो इससे पूरे बैटलफील्ड किलर मूव पर असर पड़ेगा। न सिर्फ मेरे विजडम पाथ डिडक्शंस पूरी तरह बेकार हो जाएंगे, बल्कि मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये सारे एरियाज जो मैंने बताए हैं उनके अजीब कनेक्शंस हैं। मैं ये डिड्यूस नहीं कर पा रहा हूं कि कौन से पॉइंट्स सेफ हैं और कौन से नहीं। ऐसा कहने के बाद फैंग युआन इमॉर्टल ज़ॉम्बी शार्क डेमन की तरफ मुड़ा, झुकते हुए। लॉर्ड शार्क डेमन, मुझे सच में माफ कर दीजिए। ये इसलिए है क्योंकि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। फैंग युआन का विनम्र रवैया देखकर ये एक हल्के से ताने जैसा लगा। बो दान की पलकें फड़क रही थी। वो उछाल कर फैंग युआन की सारी सफेद दाढ़ी नोच लेना चाहता था, उसके नीले रोब को फाड़ देना चाहता था। अस पर पैर रखकर फैंग युआन के साफ गुलाबी चेहरे को गंदी मिट्टी में रगड़ना चाहता था। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि शार्क डेमन फैंग युआन को वापस झुककर सलाम कर रहा था। फैंग युआन ने अभी बात की थी और शार्क डेमन को झुककर सलाम किया था। शार्क डेमन के पर्सपेक्टिव से वो उनका लीडर था, उससे मैनर्स दिखाने थे। इसके अलावा जिंग शियांगजी ताई बाई यून शेंग का अच्छा दोस्त था, उसने ही उससे इंट्रोड्यूस करवाया था। फ्लैट जब जिंग शियांगजी शार्क डेमन के आगे झुक रहा था तो शार्क डेमन कैसे वापस नहीं झुकता? ज़ॉम्बी अलायंस राइचस पाथ में था। भले हाई मेंबर्स हर जगह से आए थे और एक बड़ा हिस्सा डेमोनिक पाथ से था। एक बार ज़ॉम्बी अलायंस में एंटर करने के बाद उन्हें राइचस पाथ के सही मेंबर्स की तरह बिहेव करना पड़ता था और रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। साथ ही उनकी बातचीत सुनने के बाद शार्क डेमन को सिचुएशन का अंदाजा हो गया था। उसकी राय में जिंग शियांगजी की विजडम पाथ अटेनमेंट बो दान से ज्यादा थी। ऐसे टैलेंट की जरूरत उससे यूलू ब्लेस्ड लैंड को गिराने की आगे की कोशिशों में थी। उससे शिष्टाचार के तौर पर वापस झुकना ही था। उसके बाद शार्क डेमन ने बहुत हाई विनम्र टोन में कहा, भाई जिंग शियांग की बातों से मुझे गहरा ज्ञान मिला। मैं सोच रहा था कि हमें यहां से आगे कैसे बढ़ना चाहिए। शार्क डेमन रैंक 7 पर था। भले ही वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, वो ईस्टर्न सी में एक मशहूर एक्सपर्ट था। उसने खुद पहल करके जिंग शियांगजी को भाई कहा। सबकी नजर में शार्क डेमन का रवैया सच में बहुत ही नर्म था। फैंग युआन कड़वाई से मुस्कुराया, ये सब मेरी कम काबिलियत की वजह से है। पहले मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली थी और मैं इस गूवर्म को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे मेरी मेहनत बेकार हो जाती। मैं बेचैन था और बिना सोचे समझे बोल गया। साई, कहते हैं ना, एक मजबूत ड्रैगन एक स्थानीय सांप को दबा नहीं सकता। मैं तो बस एक कमजोर सांप हूं, जबकि यहां सभी एक्सपर्ट ड्रैगन्स हैं। बो दान इतना गुस्से में था कि वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी ऊँख खून से लाल हो गई थी। फैंग युआन के शब्द विनम्र, उसके सभी शब्द बोदान के चेहरे को ध्यान में रखकर कहे गए थे, लेकिन असल में उसने बोदान को जोर जोर से अनागिनत थप्पड़ मारे थे। लेकिन इस बार बोदान ने जवाब नहीं दिया। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन वो अनिश्चित भी महसूस कर रहा था। उसका विजडम पाथ इनहेरिटेंस बहुत अधूरा था। वो फैंग युआन से बहुत नीचे था। जब से फैंग युआन ने यहां इतने सारे फ्लॉज एक्सपोज किए थे, बोदान भी जानता था कि वो फैंग युआन का मुकाबला नहीं कर सकता। वो बस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने सच में गलती कर दी?
यह मॉर्टल गू सच में एक ट्रैप था, जैसा कि यूएस कमीने जिंग शियांगजी ने कहा। बेचारा बोदान, उससे फैंग युआन ने फंसाया था, लेकिन वो खुद भी अपने ऊपर शक करने लगा था। फैंग युआन की नज़र बोदान पर थी, वो उसके सारे एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस ऑब्जर्व कर रहा था। फैंग युआन बाहर से कड़वाई और विनम्रता से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से वो ठंडी हंसी हंस रहा था। वो बहुत पहले ही पीछे हटना चाहता था। अगले अटैक की वेव बेहद शक्तिशाली होगी। अगर वो लापरवाह रहे तो इनमें से कुछ गू इमॉर्टल्स मर सकते हैं। भले ही वो उससे सह लें, उनका इमॉर्टल एसेंस का खर्च जरूर बहुत ज्यादा होगा। इतने बड़े नुकसान से गू इमॉर्टल्स को बहुत दुख होगा, लेकिन फैंग युआन के पास इस बैटलफील्ड किलर मूव को डिसमेंटल करने का कोई तरीका नहीं था। तब तक गू इमॉर्टल्स ने इतने सारे रिसोर्सेस बर्बाद कर दिए होंगे, फिर भी फैंग युआन, जो उनकी उम्मीद था, कोई प्रोग्रेस नहीं करेगा। ये सोचना आसान है कि वो उससे कितने नाखुश होंगे। इसलिए फैंग युआन की विनम्रता सिर्फ बोदान का मजाक उड़ाने के लिए नहीं थी, वो इन इमॉर्टल्स के दिमाग में एक बीज बोने की कोशिश कर रहा था। हमें पीछे हटना ही पड़ेगा, लेकिन हम कैसे पीछे हटेंगे, ये सवाल है। फैंग युआन इस पाल तक सोचने के बाद बोदान पर एक नजर डाली, फिर शार्क डेमन से बोला, अगले अटैक की वेव तक बहुत कम वक्त बचा है। इस बदलाव के साथ मेरी पहली की मेहनत बेकार हो गई है। मैं बस दोबारा शुरू करके कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सफलता की उम्मीद बहुत कम है। मुझे पहले से भी ज्यादा वक्त चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अटैक्स की ये वेव बेहद शक्तिशाली होगी। मेरी राय में हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। इमॉर्टल्स अभी हार मानने को तैयार नहीं थे, वो पहले ही इस कदम तक पहुंच चुके थे। शार्क डेमन ने कहा, मुझे उम्मीद है भाई जिंग शियांग इससे एक ट्री देंगे। इसलिए फैंग युआन ने हवा में बैठने का नाटक किया और अपनी एमी बैंड कर ली। जल्द ही पांचवी वेव का अटैक आया। बर्फ की सुइयों का तूफान बरस पड़ा, जबकि दर्जनों स्नो मॉन्स्टर्स गू इमॉर्टल्स की तरफ दौड़े। वेव उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है। चलो, ये तो बस शुरुआत है, और ये पहले से ही इतना मुश्किल है। बोदान, मुझे नहीं पता मैं तुमसे क्या कहूं। बोदान का चेहरा काला था, उसने अपने दांत पीसे, उसकी निगाहें ठंडी थी। वो महसूस कर सकता था कि गू इमॉर्टल्स उससे देख रहे हैं। ये उससे बर्फ की बारिश से ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। गू इमॉर्टल्स के शब्द उसकी आत्मा पर कोड़े की तरह पड़ रहे थे। जिंग शियांगजी, जिंग शियांगजी, वो मन हाइमन चिल्लाया, इस नाम को जपते हुए। अफसोस कि यह सिर्फ एक झूठा नाम था। थोड़ी देर बर्दाश्त करने के बाद शार्क डेमन ने देखा कि फैंग युआन कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। इस बार के फायदे और नुकसान का उसका अनुमान पूरी तरह से पलट गया था। वो बस ये शब्द निकाल पाया, रिट्रीट। चैप्टर 892 अल्कोहल एंड फूड, फिशिंग फॉर शार्क्स। दावत का माहौल बहुत मिलनसार था। भले हाई यूलू ब्लेस्ड लैंड पर इस अटैक की वजह से सबको नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उनके जाने के बाद शार्क डेमन ने ताई बाई यून शेंग और फैंग युआन को मेहमान के तौर पर अपने घर पर बुलाया। ताई बाई यून शेंग का मैन एज बिफोर इमॉर्टल गू वो चीज थी जिसकी शार्क डेमन को जरूरत थी। फैंग युआन, जो जिंग शियांगजी की आइडेंटिटी के नीचे था, उसके पास गहरा विजडम पाथ अटेनमेंट था। शार्क डेमन और सू बाइमन ने उसकी कीमत को समझा, खासकर यूलू ब्लेस्ड लैंड को गिराने की उनकी कोशिश में। इसलिए शार्क डेमन ने फैंग युआन और ताई बाई यून शेंग को इनवाइट किया। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। शार्क डेमन शार्क सी नाम की जगह पर रहता था। ये एक बहुत बड़ा समुद्री इलाका था, 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। यह शार्क सी लगभग अर्थ के साउथ चाइना सी के साइज का था। यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरा साउथ चाइना सी अकेले शार्क डेमन का था। समुद्री इलाके के अंदर सब कुछ, अनागिनत तरह की शार्क्स, समुद्री घास और पौधे, समुद्र के नीचे पत्थर, समुद्र का ढेर सारा पानी, ये सब शार्क डेमन की प्रॉपर्टी थी। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में, जहां उपजाऊ घास के मैदान लोगों के बीच बांटे जाते थे, ईस्टर्न सी में रिसोर्सेज से भरे समुद्री इलाके भी लोगों के बीच बांटे जाते थे। भले हाई शार्क डेमन एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, उसके पास बहुत ताकत थी, उसके पास इस समुद्री इलाके को कंट्रोल करने की काबिलियत थी। उसका महल समुद्र के नीचे था, इस शार्क सी एरिया के बीच में। दावत के दौरान ईस्टर्न सी के हर तरह के खाने वो बहुत लजीज थी और वहां के लोकल फ्लेवर्स से भरे हुए थे। चाहे दोनों तरफ के इरादे कुछ भी रहे हों, ऊपर से ये एक बहुत ही कामयाब दावत थी। माहौल बहुत शांतिपूर्ण था। शार्क डेमन ने अपनी लजीज शराब का लुत्फ उठाया। भले ही वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, गू वॉर्म्स की मदद से वो वक्ती तौर पर अपने स्वाद की इंद्रिय को वापस पा सकता था। कुछ देर बाद उसने अपना शराब का कप नीचे रखा और उसके सोचते ही उसके शानदार और खूबसूरत महल की छत ट्रांसपेरेंट हो गई। सब लोग,
देखिए, ये है डिवाइन स्पीयर शार्क्स, ये है शैटरिंग टीथ गोल्डन शार्क्स, और वहाँ हैं सिल्वर स्केल ग्रेट ट्रेजर शार्क्स। ये सब मेरे पालतू हैं जिन्हें मैंने बहुत मेहनत से पाला है। शार्क डेमन ने इशारा किया, अपने गर्व को बिल्कुल भी ना छुपाते हुए। फैंग युआन ने अपना सर उठाया और देखा तो देखा कि समुंदर का पानी अंधेरा और धुंधला था। महल की रोशनियां बस आगे 10 मीटर की दूरी तक ही जा पा रही थी। पानी के नीचे का महल तेज रोशनी से जगमगा रहा था। अगर बाहर से देखा जाए तो ये एक बड़े अजीब आकार के हीरे जैसा लग रहा था जो एक हल्की रोशनी छोड़ रहा था। फैंग युआन के पास अपने इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स दी, अंधेरा समुद्री पानी उससे रोक नहीं सकता था। उसने जल्द हायन शार्क्स को देख लिया जिनका शार्क डेमन जिक्र कर रहा था। डिवाइन स्पीयर शार्क्स अकेले घूमती थी, उनका रूप अजीब था, उनके सर का सिरा नुकीला था, वो लंबे भालों के आकार में थे। उनका शरीर चिकनी शार्क स्किन से ढाका नहीं था, बल्कि हड्डियों जैसा टेक्सचर था। डिवाइन स्पीयर शार्क्स समुंदर में इधर उधर तैर रही थी, बिना किसी डर के इधर उधर दौड़ रही थी। उनके सर पर लगा भला बहुत तेज था, जो उनके आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं डाल रहा था। वो जहां भी जाती, पानी के नीचे के पत्थर टूट जाते थे जैसे उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा हो। जहां तक शैटरिंग टीथ गोल्डन शार्क्स की बात है, वो सबसे ज्यादा थे, 200 से 300 का एक ग्रुप बना हुआ था। इन शार्क्स के दांत बहुत छोटे और नुकीले थे। जब शैटरिंग टीथ गोल्डन शार्क्स अपना मुंह खोलती थी तो फैंग युआन देख सकता था कि उनके मुंह में ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में तेज दांतों की 6 कतरें थी। भले हाई यह गोल्डन शार्क्स मांसाहारी थी, वो बड़ी मछलियों का शिकार नहीं करती थी, बल्कि वो वेल्स की तरह थी, वो सिर्फ छोटी मछलियां और झींगे खाती थी। दांतों की 6 कतारों ने 6 मजबूत सुरक्षा कवच बनाए थे, जो रेत को मछलियों और झींगों से अलग करते थे। मछलियां चाहे कितनी भी छोटी हो, वो गोल्डन शार्क्स से बच नहीं सकती थी। सिल्वर स्केल ग्रेट ट्रेजर शार्क्स सबसे बड़ी थी, वो अर्थ की छोटी वेल्स के साइज के बराबर होंगी। इस तरह की ट्रेजर शार्क 3 या 4 के परिवार में रहती थी। आमतौर पर वो आराम से घूमती रहती थी, जब खाना दिखता था तो वो तेजी से आगे बढ़कर शिकार करती थी। भले हाई सिल्वर स्केल ग्रेट ट्रेजर शार्क का शरीर बहुत बड़ा था, उसका शरीर उसकी अद्भुत स्पीड से मैच नहीं करता था। एक बार जब वो हरकत करती, उसकी स्पीड बेहद तेज होती थी, वो समुद्र की गहराइयों में चांदी की बिजली की एक चमक जैसी होती। सिल्वर स्केल ग्रेट ट्रेजर शार्क्स का नेचर सबसे ज्यादा बदमाशों जैसा था। दूसरी मछलियों का शिकार करने के बजाय वो दूसरी शार्क्स को अपने खाने के तौर पर खाती थी। ऑफ कोर्स, अगर वो डिवाइन स्पीयर शार्क्स या शैटरिंग टीथ गोल्डन शार्क्स जैसी मजबूत शार्क्स होती तो ट्रेजर शार्क्स उनके पीछे नहीं जाती अगर उनके पास पर्याप्त खाना होता। कैसा लगा? जो मछलियां मैं पाल रहा हूं वो ठीक है ना? शार्क डेमन ने देखा कि फैंग युआन और ताई बाईयून शेंग हैरान द, उससे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई। ठीक से कहीं ज्यादा। ये सब शार्क्स जिंदा दिल और एनर्जेटिक हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पाला गया है। इस समुद्री इलाके में हर तरह के जीव एक अच्छे से बैलेंस्ड हैबिटेट में रह रहे हैं। इन सभी शार्क्स में बहुत से गू वॉर्म्स हैं, मैंने तो पहले 1 या 2 डेसलट बीस्ट शार्क्स भी देखे। फैंग युआन ने कहा। ताई बाईयून शेंग ने भी आ भरी, उसने सर हिलाया। कोई हैरानी नहीं कि ईस्टर्न सी सबसे ज्यादा रिसोर्सेज वाला रीजन है, ये समुद्री इलाका ही मुझे बहुत कुछ दिखा रहा है। शार्क डेमन ने अपना सर थोड़ा ऊपर उठाया और हंसा। सू बाईमन उसके पास थी, वो मुस्कुराई। प्लीज उनकी इतनी तारीफ मत कीजिए। मेरे पति का शौक है अपने फ्री टाइम में इन शार्क्स को पालना, उन्हें खासकर इन शार्क्स की तारीफ सुनना बहुत पसंद है। दावत के दौरान चाहे शार्क डेमन हो या सू बाईमन, वो यूलू ब्लेस्ड लैंड के मुकाबले कहीं ज्यादा मिलनसार थे। ये दोनों काम और सोशल लाइफ को अलग रख सकते थे। पब्लिक मौकों पर उन्हें सिचुएशन को कंट्रोल करना होता था, इसलिए वो सख्त और गंभीर रहते थे, बिना किसी लापरवाही के। प्राइवेट में वो मेहमान नवाज और गर्मजोशी से भरे थे, कभी कभी मजाक करके वो दूसरे लोगों को अपने ज्यादा करीब महसूस करवा सकते थे। इस कपल के पास न सिर्फ जबरदस्त बैटल स्ट्रेंथ थी, बल्कि उन्हें लोगों से इंटरेक्शन का भी बहुत अनुभव था। कोई हैरानी नहीं कि वो ज़ॉम्बी अलायंस से इतने कंपटीशन के बाद यूलू ब्लेस्ड लैंड पर अटैक करने जैसा इंपॉर्टेंट मिशन हासिल कर पाए। भले हाई शार्क डेमन और सू बाईमन ने यूलू ब्लेस्ड लैंड में बहुत इन्वेस्ट किया था, पहले ही बहुत बड़ा घाटा उठा चुके थे, अपनी बहुत सी दौलत खो चुके थे। अगर यूलू ब्लेस्ड लैंड को सफलतापूर्वक गिरा दिया जाता तो शार्क डेमन और सू बाईमन को 10 गुना या कई दर्जन गुना ज्यादा मुनाफा मिलता। ज्यादातर इमॉर्टल ज़ॉम्बीज इतने इंपॉर्टेंट मिशंस नहीं लेते। सिर्फ सू बाईमन और शार्क डेमन, ये अनुभवी एक्सपर्ट्स, के पास शुरुआती चरणों में इतने बड़े खर्च को सपोर्ट करने का फाउंडेशन था। फैंग युआन और ताई बाईयून शेंग से तारीफ सुनकर शार्क डेमन मुस्कुराया।
आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, हा हा हा। असल में ये समुद्री इलाका ईस्टर्न सी के समुद्री इलाकों की लिस्ट में सिर्फ 46वें नंबर पर है। मेरे समुद्री इलाके के ऊपर एलिगेंट स्प्लेंडरस सी एरिया है, फ्लरिशिंग बम्पी सी एरिया है, और एक सॉन्ग क्लैन गू इमॉर्टल सॉन्ग यीशी का पोएटिक इमोशन सी एरिया है। आप दोनों ईस्टर्न सी में ज्यादा वक्त से नहीं हैं, आपने शायद ईस्टर्न सी के 10 महान समुद्री इलाके नहीं देखे होंगे। ये 10 समुद्री इलाके सभी अद्भुत हैं। रेनबो आइलैंड का रेनबो सी एरिया, समुंदर का पानी खूबसूरत है और हर रंग में है, और फिर भी रंग आपस में मिलते नहीं। बाउंडलेस फॉरेस्ट सी एरिया में हजारों मीटर लंबे पेड़ समुंदर के नीचे उगते हैं। पेड़ों का ऊपरी हिस्सा पानी की सतह को पार कर सकता है, और पेड़ों की बड़ी संख्या एक विशाल पानी के नीचे का जंगल बनाती है। मेरमेंग सी एरिया के लिए फीमेल मेरमेंग बहुत आकर्षक होती हैं। वहां अनागिनत मरमैन रहते हैं, उनके पास अद्भुत ताकत है, ईस्टर्न सी के टॉप 10 सुपर फोर्सेज में से एक हैं। ताई बाई यून शेंग ने ये सब सुना और उसका एक्सप्रेशन जम गया। उसने फिर से आह भरी, दुनिया विशाल है, प्रकृति भी विशाल है, ईस्टर्न सी के पास इतने अनमोल रिसोर्सेस हैं और अनागिनत टैलेंट, हम सच में महसूस कर सकते हैं कि हम में से हर एक कितना मामूली है। मेरमेंग फैंग युआन का दिल हिला। उसने अपनी पिछली जिंदगी की एक खास याद के बारे में सोचा। खाना खाने के बाद दावत अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी। शार्क डेमन ने कहा, चूंकि ये पहली बार है कि आप दोनों यहां आए हैं, मैंने कुछ छोटे तोहफे तैयार किए हैं, प्लीज उन्हें स्वीकार कीजिए। ये उनके रिश्ते को सुधारने का एक साफ तरीका था। फैंग युआन ने इनकार नहीं किया, वो वैसे भी शार्क डेमन के करीब आना चाहता था। उसने खुशी का एक्सप्रेशन दिखाया और अपनी मुट्ठियां जोड़ी, तो मेन लॉर्ड शार्क डेमन का पहले से ही शुक्रिया करता हूं। शार्क डेमन जोर से हंसा, उसने ताली बजाई। अच्छा, मुझे नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल्स का ये सीधा साधा नेचर पसंद है, लेकिन जो तोहफे मैंने तैयार किए हैं वो आपको खुद कलेक्ट करने पड़ेंगे। ओह, फैंग युआन और ताई बाई यून शेंग ने एक दूसरे को उलझन भरी नजर से देखा। सु बाई मन ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए समझाया, आप दोनों शायद नहीं जानते, मेरे पति यहां ज्यादा मेहमान नहीं बुलाते, लेकिन जब वो बुलाते हैं तो वो उन्हें कुछ शार्क्स गिफ्ट करते हैं। मेहमान को शार्क्स खुद पकड़नी पड़ती हैं। जहां तक बात है कि वो कितनी और किस तरह की शार्क्स पकड़ते हैं, ये मेहमान की काबिलियत पर निर्भर करता है। तो ये बात है। ताई बाई यून शेंग और फैंग युआन को समझ आ गया। प्लीज शुरू हो जाइए, आपके पास सिर्फ 7 मिनट हैं। इस दौरान आपको महल के अंदर रहना होगा, अगर आप बाहर गए तो यह रूल्स के खिलाफ होगा। शार्क डेमन ने कहा। ताई बाई यून शेंग बहुत इंटरेस्टेड था। यह शार्क्स टॉप नॉच कंडीशन में थी, वो बहुत कीमती थी। भले ही वो उन्हें यूज ना कर सके, वो उन्हें एक बड़ी रकम इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के लिए बेच सकता था। इसके अलावा यहां उसके लिए सूटेबल शार्क्स भी थी। फैंग युआन का मन हिला, उसने कुछ सोचा, क्या ये मेरी पिछली जिंदगी की मशहूर शार्क फिशिंग बैंक्वेट नहीं है? अपनी पिछली जिंदगी में जब तक फैंग युआन ईस्टर्न सी आया, शार्क डेमन और सु बाई मन पहले ही मर चुके थे, कारण अज्ञात था। यह शार्क सी किसी और की प्रॉपर्टी बन गया था। इस जगह पर कब्जा करने वाले गू इमॉर्टल जू जिंगबो बहुत मेहमान नवाज था और उसकी दोस्ती का नेटवर्क बहुत बड़ा था। एक दावत के दौरान उसने भी ये गेम खेला, अपने मेहमानों को महल में शार्क्स पकड़ने की इजाजत दी। पता चला कि इसकी शुरुआत शार्क डेमन से हुई थी। गू इमॉर्टल जू जिंगबो सिर्फ उसकी नकल कर रहा था। फिशिंग शुरू हो चुकी थी, उनके पास टाइम लिमिटेड था। फैंग युआन ने समुंदर में जाकर देखने की अपनी इच्छा को रोका। पानी के नीचे के महल के पास शार्क्स के कई ग्रुप आजादी से तैर रहे थे। इन शार्क्स में सबसे ज्यादा वैल्यू वाली वो हैं जिन्हें शार्क डेमन ने पहले इशारा किया था, डिवाइन स्पीयर शार्क, शैटरिंग टीथ गोल्डन शार्क और सिल्वर स्केल ग्रेट ट्रेजर शार्क। लेकिन ये शार्क्स मुझे सूट नहीं करती, फैंग युआन ने अपने दिमाग में सोचा। जो उसे सूट करती थी वो थी ब्लड फीन शार्क्स और स्टार मार्क शार्क्स। पहली वाली ब्लड कैलेमिटी के बाद हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के लिए सूटेबल थी, दूसरी वाली स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड के लिए सूटेबल थी। उन्हें सबसे सेंट्रल लेक में पाला जा सकता था। हालांकि इन दो तरह की शार्क्स की क्वांटिटी डिवाइन स्पीयर शार्क, शैटरिंग टीथ गोल्डन शार्क और सिल्वर स्केल ग्रेट ट्रेजर शार्क से कहीं कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लड फीन शार्क और स्टार मार्क शार्क की खूंखारी डिवाइन स्पीयर शार्क, शैटरिंग टीथ गोल्डन शार्क और सिल्वर स्केल ग्रेट ट्रेजर शार्क से कम थी। ये पानी के नीचे का महल शार्क डेमन के रहने की जगह थी। आम वक्त में जब शार्क डेमन के पास टाइम होता, वो ताज़ा खाना फेंकता और शार्क्स को उसके लिए लड़वाता। वक्त के साथ ये जगह शार्क्स का आश्रय बन गई। सबसे मजबूत शार्क ग्रुप्स यहां रहते थे। फैंग युआन के लिए ब्लड फीन शार्क्स और स्टार मार्क शार्क्स हासिल करना मुश्किल था।
वो पानी के नीचे के महल के अंदर था। वो इधर उधर जाकर पानी में शार्क्स नहीं पकड़ सकता था। ये सिर्फ एक गेम था। शार्क डेमन इतना उदार नहीं था कि दूसरों को अपने समुद्री इलाके में आराम से शार्क्स पकड़ने दे। फैंग युआन को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उससे ब्लड फीन शार्क्स और स्टार मार्क शार्क्स को छोड़ना पड़ा। जहां तक डिवाइन स्पीयर शार्क्स, शैटरिंग टीथ गोल्डन शार्क्स और सिल्वर स्केल ग्रेट ट्रेजर शार्क्स की बात है, वो उन्हें नहीं चाहता था। 2 महीनों की जमा पूंजी के बाद उसके पास पहले से ही 500 से 600 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स द इतनी दौलत के साथ उससे इतनी छोटी रकम की जरूरत नहीं थी। 7 मिनट में कितनी डिवाइन स्पीयर शार्क्स, शैटरिंग टीथ गोल्डन शार्क्स और सिल्वर स्केल ग्रेट ट्रेजर शार्क्स पकड़ी जा सकती थी? फैंग युआन जानवरों को पकड़ने में माहिर नहीं था। जानवरों को पकड़ने के लिए एक इमॉर्टल किलर मूव यूज करना बहुत बर्बादी थी, जब तक कि वो डेसोलेट बीस्ट्स को पकड़ने की कोशिश ना कर रहा हो। चैप्टर एंड।